हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं और उसमें हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीकरण अंक के अनुप्रयोग। तो देखिए, पहला अनुप्रयोग है अम्लों की प्रबलता। अम्लों की प्रबलता यानी ऑक्सीकरण अंक की सहायता से हम ज्ञात करेंगे कि कौन सा अम्ल तो प्रबल है और कौन सा अम्ल दुर्बल है। तो देखिए, कुछ अम्ल हैं, जैसे मैं बात करूं, सपोज कीजिए HClO, जिसे हम कहते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। HClO क्या कहलाता है? हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल कहलाता है HClO, ठीक है ना। और दूसरा, जैसे मैं यूं लिख देता हूं कोमा के बाद में HClO3, जिसे कहा जाता है क्लोरिक अम्ल। क्या कहा जाता है? क्लोरिक अम्ल। तो ये क्लोरिक अम्ल है। नाम आपको इनके याद रखने हैं। इसी प्रकार जैसे मैं यहां लिख देता हूं HClO4, तो इसे कहते हैं परक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? परक्लोरिक अम्ल। ये परक्लोरिक अम्ल है, तो इसे HClO4 को परक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और जैसे मैं एक एग्जांपल HClO2 वाला भी लिख देता हूं। HClO2 वाला, 2 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, 4 वाला और 1 वाला, यानी ऑक्सीजन 2, यहां 1, यहां ऑक्सीजन 3, यहां ऑक्सीजन 4 हो गए। तो इस प्रकार से, और HClO2 इसे हम बोलेंगे क्लोरस अम्ल। कौन सा? क्लोरस अम्ल। तो अब हमें यह देखना है कि इन अम्लों में से कौन सा अम्ल तो प्रबल है और कौन सा दुर्बल है। तो हम केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लेंगे। तो जिन अम्लों में केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक उच्च आएगा, अधिक होगा, वो तो प्रबल होंगे, और जिनमें ऑक्सीकरण अंक कम आएगा, थोड़ा आएगा, वो दुर्बल होंगे। तो हम पहले ऑक्सीकरण अंक इसमें ज्ञात करते हैं। केंद्रीय परमाणु यहां Cl है, Cl, यहां भी Cl, तो इन सभी में केंद्रीय परमाणु के रूप में Cl दिया हुआ है। तो Cl को मैं डबल अंडरलाइन कर रहा हूं। तो आप Cl का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहां ज्ञात करते हैं, X मान लेता हूं, इधर चलूं तो H का +1 हो जाएगा। इधर चलूं उस साइड में तो पैरों वाले 2 पहले लगा दूंगा, फिर लिखूंगा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का -2 होता है। सारे पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0 लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे तो x और ये +1 -4 बराबर 0, और x -3 बराबर 0, और x बराबर +3। तो यहां Cl का +3 ऑक्सीकरण अंक आ रहा है। Cl का +3 ऑक्सीकरण अंक आ रहा है इसमें। हाइपोक्लोरस अम्ल में ज्ञात करते हैं Cl का, तो जिसका ज्ञात करना है उसका x मान लीजिए। आगे बढ़िए, इस साइड चलूं पहले तो H का +1 हो जाएगा, फिर इस साइड चलूं तो O का याद रखना -2 होता है, तो सीधा -2 पुट कर देंगे, और इस पर कोई आवेश नहीं है यौगिक पर, तो बराबर 0 लगा देंगे। अब इसे हल कर लेंगे, x +1 और -2 बराबर 0, तो x -1 बराबर 0 और x बराबर +1। यहां Cl का +1 ऑक्सीकरण अंक आ रहा है। हाइपोक्लोरस अम्ल में Cl का +1 ऑक्सीकरण अंक आ रहा है। इसी प्रकार HClO3, जिसे क्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसमें Cl का ज्ञात कर लेते हैं। तो x मानकर ज्ञात करें तो x प्लस, इधर इस साइड में हाइड्रोजन का 1, उस साइड जाऊं तो ऑक्सीजन के पैरों में 3 है, वो पहले आ जाएगा। ऑक्सीजन का -2 होता है, वो 2 यहां लगा देंगे। सारे के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0 लगा देंगे। तो अब इसे हल कर देंगे तो x
+1 -6 बराबर 0, x -5 बराबर 0, x बराबर +5। तो यहां Cl का ऑक्सीकरण अंक +5 प्राप्त हो रहा है। यहां Cl का +5 इस पर कैलोरिक अम्ल में और ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका यहां ज्ञात करूं तो लिखूंगा x प्लस Cl का ज्ञात करना है तो H का पहले +1 आ जाएगा, 4 पैरों वाले ऑक्सीजन के यहां आ जाएंगे, ऑक्सीजन का -2 यहां लगा दूंगा, सारे पर कोई आवेश नहीं तो बराबर 0 लगा देंगे। अब इसे हल करेंगे, x +1 -8 बराबर 0, x -7 बराबर 0, x बराबर +7। तो यहां Cl का +7 प्राप्त हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जिसमें केंद्रीय परमाणु Cl का ऑक्सीकरण अंक सबसे ज्यादा आ रहा है वहां वो उतना ही ज्यादा अम्लीय प्रकृति का है। कहूंगा मैं कि वो प्रबल अम्ल है, यूं बोलो दूसरे शब्दों में कि वो प्रबल अम्ल है, और जिसमें सबसे कम आ रहा है वो दुर्बल अम्ल है। तो हाइपोक्लोरस अम्ल सबसे प्रबल है। तो अब इनका अगर हमें कर्म लिखने के लिए पूछा जाए इनका, तो इनका कर्म कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो कर्म देखिए, HClO4 में सबसे ज्यादा है Cl का, तो ये सबसे अधिक प्रबल अम्ल होगा। तो यहां इस प्रकार और ऐसा निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद में कैलोरिक अम्ल में और 5 है, तो फिर दूसरा नंबर कैलोरिक अम्ल का आ जाएगा, और फिर उसके बाद में क्लोरस अम्ल में 3 है, तो अब क्लोरस अम्ल का नंबर आ जाएगा HClO2, और सबसे कम हाइपोक्लोरस अम्ल में है, तो यहां हम हाइपोक्लोरस अम्ल HClO का सूत्र लिख देंगे। तो इस प्रकार ये एक अम्लीयता का कर्म है, या मैं यूं बोलूं कि ये सबसे अधिक प्रबल अम्ल है, पर कैलोरिक अम्ल, और हाइपोक्लोरस अम्ल जो है वो सबसे दुर्बल अम्ल है। तो ये आप ऑक्सीकरण अंक के आधार पर ज्ञात कर सकते हो। क्षारों की प्रबलता हमारा अगला टॉपिक है, ये क्षारों की प्रबलता, और ऑक्सीकरण अंक के आधार पर हम क्षारों की प्रबलता भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहां अम्ल की प्रबलता से विपरीत होता है। जब यौगिक में ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है तो याद रखना जो क्षार है उसकी प्रबलता घट जाती है। जब ऑक्सीकरण अंक बढ़ जाता है तो उस क्षार की प्रबलता घट जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए हमें एक तो दिया है MgOH की होल ट्वाइस। पहले तो हम ये जाने कि ये क्षार है क्या। जब धातुओं के साथ OH जुड़े हो, OH समूह जुड़ा हुआ हो, तो वो सारे के सारे क्षार होते हैं, ये पहचान है। तो यहां ये क्षार है, और Mg की ऑक्सीकरण अंक +2 होता है, तो वो इधर वाले के पैरों में आ गई तो यौगिक बन गया। तो यौगिक बनने का तरीका तो आप जानते हो कि जैसे Mg दूसरे वर्ग का, इस पर +2 अंक होता है ऑक्सीकरण के रूप में। OH पूरा एक समूह है, इस पर -1 होता है। तो अब इसका इसके साथ यौगिक बनाए तो ये वाली इसके पैरों में आ जाएगी, ये वाली इसके पैरों में आ जाएगी, और यहाँ Mg तो मूल Mg यहां लिखेंगे, पैरों में ये 1 है वो यहां लगा देंगे, +-7 में नहीं लगाना है। और अब OH है तो OH को यहां इस प्रकार से यूं लिखूंगा, और ये पैरों में 2 है तो ये 2 यहां आ जाएगा। और 1 आप जानते हो कभी लगाते नहीं है, तो 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा सूत्र बन गया MgOH की होल ट्वाइस। तो MgOH की होल ट्वाइस, इसमें OH आ रहा है तो कन्फर्म ये क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जैसे एक हमें ये दिया हुआ, सपोज कीजिए जैसे एक NaOH दिया हो तो ये भी क्षार है, यानी ये तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर मैं और आगे बात करूं तो जैसे AlOH की होल थराइस, जिसे कहते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और एक और ले लेते हैं जैसे SiOH की होल फोर्थ, जिसे कहते हैं सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे के सारे क्षारीय पदार्थ हमें यहां दिए हुए हैं, और इनमें हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लेते हैं। जिसका ऑक्सीकरण अंक याद रखना सबसे ज्यादा आएगा, केंद्रीय धातु परमाणु है इसमें,
उसका ऑक्सीकरण अंक जितना ज्यादा आएगा, याद रखना वो दुर्बल क्षार होगा, वो प्रबल नहीं होगा, वो दुर्बल क्षार होगा। तो यहां ऑक्सीकरण अंक देखते हैं, जैसे Mg का ऑक्सीकरण अंक 2 है और NaOH का मैं देखूं तो Na का ऑक्सीकरण अंक +1 है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक 3 होता है, सिलिकॉन का ऑक्सीकरण अंक 4 होता है। तो यहां देखने से पता चल रहा है। तो इस याद रखना NaOH में धातु Na है, इसका ऑक्सीकरण अंक यहां +1 आ रहा है, सबसे कम आ रहा है, तो फिर NaOH प्रबल क्षार हो जाएगा। तो NaOH यहां प्रबल क्षार होगा। तो क्षारों की जो प्रबलता है उसका क्रम कुछ मैं यहां इस प्रकार लिख रहा हूं, इसका ऑक्सीकरण अंक +1 है तो यह प्रबल क्षार हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑक्सीकरण अंक 2 इसमें 3 और इसमें 4, ये 2 वाला अब देखना यहां सेकंड नंबर पर आ जाएगा। तो MgOH की होल ट्वाइस, उसके बाद में फिर एल्यूमिनियम वाला आ जाएगा तो AlOH की होल थराइस, और लास्ट में ये सिलिकॉन वाला आ जाएगा तो Si और OH की होल फोर्थ। तो याद रखना NaOH सबसे अधिक प्रबल क्षार होता है, तो ये प्रबल क्षार है, ठीक है ना, ये प्रबल क्षार है। और ये दुर्बल क्षार होता है, जिसमें ऑक्सीकरण अंक ज्यादा होता है धातु का, वो दुर्बल होता है, अम्लों से विपरीत होते हैं ये। तो ये सामान्य बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑक्सीकारक पदार्थों का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तो पहले तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है पहले वो सुनिए। किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.008 भाग के साथ क्रिया करे, या फिर ऑक्सीजन के 16 भाग के साथ क्रिया करे, या फिर क्लोरीन के 35.5 भाग के साथ क्रिया करे, तो उसे उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहा जाता है। दोबारा फिर सुनिए, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह संख्या होती है जो हाइड्रोजन के 1.008 भाग के साथ क्रिया करे, अथवा ऑक्सीजन के 16 भाग के साथ क्रिया करे, अथवा क्लोरीन के 35.5 भाग के साथ क्रिया करे। तो उस मात्रा को, उस संख्या को उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहा जाता है। और तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम जो ऑक्सीकारक पदार्थ हैं उनका तुल्यांकी भार ज्ञात कर रहे हैं। और ऑक्सीकारक पदार्थ में भी याद रखना अम्लीय माध्यम में, ऑक्सीकारक पदार्थों का तुल्यांकी भार भी अम्लीय माध्यम में ज्ञात कर रहे हैं। उसके बाद क्षारीय और उदासीन माध्यम भी आएंगे, तो अम्लीय माध्यम में, तो ऑक्सीकारक पदार्थों का अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। तो याद रखना अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए एक सूत्र काम में लेते हैं, और वो हम क्या लिखते हैं, वो लिखते हम कि तुल्यांकी भार बराबर अणुभार, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे में, और ऑक्सीकारक पदार्थ का ज्ञात करें तो लिखूंगा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि हमें ऑक्सीकारक पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालना है तो लिखेंगे अणुभार बटे में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। और अपचायक पदार्थ का निकालेंगे तो जस्ट आ जाएगा यहां पर कि त्यागे गए या छोड़े गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो वो तो बाद की बात है, पहले हम यहां ऑक्सीकारक पदार्थ का पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीकारक पदार्थ और अम्लीय माध्यम में, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं KMnO4, जिसे आप पोटेशियम परमैंगनेट कहते हो, आप इसे लाल दवा भी बोलते हो, और यह अम्लीय माध्यम में विघटित होकर के टूट करके और एक आयन बनाता है जिसे मैग्नीज आयन कहा जाता है। ये KMnO4 अम्लीय माध्यम में विघटित होकर के मैग्नीज आयन बनाता है। तो यहां हम
धातु Mn का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं। यहां तो पहले से ही ऑक्सीकरण अंक 2 दिया हुआ है, तो यहां ज्ञात कर लेते हैं। यहां x मान करके ज्ञात करेंगे तो Mn का तो x आ जाएगा, इधर पोटेशियम का +1, क्योंकि पोटेशियम प्रथम वर्ग में आता है, प्रथम वर्ग की सभी धातुओं का +1 होता है, तो यहाँ पोटेशियम का +1 लिख देंगे। इधर चलो तो ऑक्सीजन का लिखूंगा, लेकिन पैरों में 4 है तो 4 पहले लिखा जाएगा। O का -2 होता है, सामान्यतः -2 वो यहां लगा देंगे। यौगिक के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0 लगा देंगे, तो इसका ऑक्सीकरण अंक यहाँ x +1 -8 बराबर 0 और x बराबर ये आ जाएगा +7, x बराबर +7। तो यहाँ Mn का ऑक्सीकरण अंक +7 प्राप्त हो रहा है, यहाँ 2 दिया हुआ है। तो अब देखिए +7 से +2 की ओर जाए तो ऑक्सीकरण अंक में कमी आ रही है, और ऑक्सीकरण अंक में कमी आ रही है तो इस प्रक्रिया में अपचयन हो रहा है। तो मैं यूं बोलूंगा कि KMnO4 का अपचयन Mn2 में हो रहा है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का अपचयन मैग्नीज आयन के रूप में हो रहा है। और जब इस पदार्थ का, याद रखना, अपचयन हो रहा है तो याद रखना यह पदार्थ स्वयं ऑक्सीकारक कहलाएगा। यह पदार्थ तो स्वयं क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो यह पदार्थ ऑक्सीकारक है, और इसी ऑक्सीकारक पदार्थ का हम तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। तो इसी ऑक्सीकारक पदार्थ का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखेंगे कि तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहां अणुभार इसका देखिए, KMnO4 में अणुभार ज्ञात करूं तो पोटेशियम का अणुभार 39 होता है, पोटेशियम का 39 होता है अणुभार, प्लस का निशान लगा दूंगा। Mn मैग्नीज का अणुभार 55 होता है, 55 होता है, वो यहां लिख दूंगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहां तो 4 ऑक्सीजन लगे हुए, तो 16 × 4 64 हो जाएगा। इस प्रकार से जब इसका योग करूंगा तो ये बन जाएगा 158। कितना बन रहा है? 158 बन रहा है। तो अणुभार तो यहां आ जाएगा 158, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे में आएगी। तो बटे में देखिए ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए यहां 7 है और यहां 2 है, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का अंतर आ रहा है? अंतर 5 का आ रहा है। वो 5 ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन है, तो वो 5 यहां लिख देंगे। और इस प्रकार से जब हम इसको हल करेंगे तो आपके ये 31.3 आ जाएगा, 31.3 के लगभग आ जाएगा। और क्षारीय या उदासीन माध्यम में ऑक्सीकारक पदार्थों का तुल्यांकी भार, तो क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम में हम KMnO4 ऑक्सीकारक है, उसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं। तो एक बात तो याद रखने वाली है कि KMnO4 को, पोटेशियम परमैंगनेट को, यानी इस लाल दवा को जब आप क्षारीय माध्यम में डालोगे या उदासीन माध्यम में डालोगे तो ये अपघटित होकर दोनों ही माध्यम में एक ही तरीके से अपघटित होती है, और याद रखना MnO2 का निर्माण करती है, MnO2 का, जिसे कहते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो KMnO4 क्षारीय माध्यम में भी MnO2 बनाती है, उदासीन माध्यम में भी MnO2 बनाती है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और KMnO4 एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो अब हम इसका और आपकी तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं। Mn में ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ तो Mn में ज्ञात करेंगे और यहाँ पहले ज्ञात करते हैं। तो यहाँ Mn में ज्ञात करूं तो यहाँ पहले x मानो x प्लस पोटेशियम का 1 हो जाएगा, O के पैरों में 4 है तो पहले 4 लिखूंगा, ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। इस सारे पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, x + 1 -8 बराबर 0, और ये आ जाएगा x बराबर +7। तो यहाँ Mn का +7 प्राप्त हो रहा है। यहाँ Mn का और ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ x मानेंगे प्लस, और ये पैरों वाली संख्या 2 पहले आ जाएगी, और ऑक्सीजन का -2 होता है वो यहां लगा देंगे, बराबर 0 लगा देंगे। तो x - 4 बराबर 0 और x बराबर +4 आ जाएगा। यहां ऑक्सीकरण अंक +4 आ रहा है। तो देखिए KMnO4 में Mn का प्लस में 7 ऑक्सीकरण, MnO2 में Mn का +4 ऑक्सीकरण अंक। तो अब यहां देखिए +7 से +4 की ओर जा रहे हैं,
तो ऑक्सीकरण अंक में कमी आ रही है। ऑक्सीकरण अंक में कमी आना अपचयन कहलाता है। तो KMnO4 का मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में अपचयन हो रहा है। तो अब यहां इलेक्ट्रॉन का अंतर आपके 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम यहां इस KMnO4 है, इसका यहां अपचयन हो रहा है, लेकिन KMnO4 स्वयं ऑक्सीकारक है। जिसका अपचयन होता है वह पदार्थ ऑक्सीकारक होता है। तो यहाँ KMnO4 ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो इस ऑक्सीकारक पदार्थ का और हम यहाँ पर तुल्यांकी भार ज्ञात कर लेते हैं। तो तुल्यांकी भार जब ज्ञात करेंगे तो हमारा सूत्र होता है कि तुल्यांकी भार बराबर अणु भार और बटे में याद रखना ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां लगा देंगे। तो अणुभार तो हम इसका देखेंगे, पोटेशियम का होता है 39 प्लस Mn मैग्नीज का होता है 55 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो यहां 4 ऑक्सीजन का 64 हो जाएगा। इस प्रकार से ये बन जाता है 158 और 158 तो यहां आ जाएगा अणुभार के स्थान पर। बटे में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो देखिए 7 से और 4 की तरफ जाएं तो 3 का अंतर आ रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो गए। तो यहां बटे में 3 लगा देंगे और बटे में 3 लगाने से जब आप इसको हल करोगे तो यह आ जाएगा 52.66 प्राप्त होगा, जो कि आपके क्षारीय और उदासीन माध्यम में तुल्यांकी भार है।